शिल्पा एक बड़ी अमीर बिजनेस फैमिली की बेटी थी। उसके माता पिता का बड़ा कारोबार था और घर भी काफी बड़ा था। शिल्पा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उन्हें हमेशा बिजनेस में व्यस्त देखती थी। बचपन से ही शिल्पा को अकेलापन महसूस होता था क्योंकि घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे सच्चे अपनापन की तलाश थी। उसके घर में बहुत से नौकर चाकर थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसके करीब नहीं आ पाया। अभी हाल ही में घर में एक नया नौकर आया था। नाम था अर्जुन। अर्जुन एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत उसे बाकी नौकरों से अलग बनाती थी। वह एक साधारण और शांत स्वभाव का लड़का था जो हमेशा अपने काम में लगा रहता। शिल्पा ने शुरुआत में अर्जुन को सिर्फ एक नौकर की नजर से ही देखा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सादगी और उसकी मेहनत ने उसे प्रभावित करना शुरू कर दिया। अर्जुन हर काम इतनी लगन से करता था कि शिल्पा को कर्तव्य निष्ठा पर गर्व होने लगा। वह न सिर्फ शिल्पा के कामों में मदद करता, बल्कि घर के अन्य काम भी समय से और सावधानी से करता। एक दिन की बात है, शिल्पा के माता पिता किसी बिजनेस मीटिंग के लिए कई दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। शिल्पा अकेली घर पर थी और वह उदास महसूस कर रही थी। अर्जुन ने उसे उदास देखा और पूछ लिया, मालकिन, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? शिल्पा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि इस बड़े घर में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है? अर्जुन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, कभी कभी दौलत से ज्यादा जरूरी अपनापन होता है मालकिन। शिल्पा को उसकी बात ने छू लिया। अर्जुन ने उसकी बात को बहुत अच्छे से समझा था। दोनों के बीच उस दिन से बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे शिल्पा और अर्जुन के बीच एक अजीब सी कड़ी बनने लगी थी। अर्जुन उसे कहानियां सुनाता और शिल्पा उसके साथ समय बिताकर अपने अकेलेपन को कम महसूस करने लगी थी। समय बीतता गया और दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। कभी बगीचे में टहलते हुए बातें होती, तो कभी शिल्पा अर्जुन से अपने दिल की बातें शेयर करती। अर्जुन के साथ शिल्पा को वह अपनापन महसूस होने लगा था जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। वहीं अर्जुन भी धीरे धीरे शिल्पा के प्रति एक खास तरह का लगाव महसूस करने लगा था, लेकिन वह अपनी स्थिति से भली भांति वाकिफ था। वह जानता था कि वह एक नौकर है और शिल्पा उसकी मालकिन। एक शाम बारिश हो रही थी। शिल्पा बगीचे में खिड़की के पास बैठी हुई थी और अर्जुन उसके पास ही कुछ काम कर रहा था। शिल्पा ने अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन, क्या तुमने कभी प्यार किया है? अर्जुन थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर शांति से जवाब दिया, प्यार? मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं मालकिन, लेकिन शायद प्यार वही होता है जब किसी के बिना सब कुछ अधूरा लगे। शिल्पा ने उसकी बातों में गहराई महसूस की। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम दोनों के बीच कुछ खास है? अर्जुन ने नजरें झुका ली और बोला, मालकिन, मैं एक साधारण इंसान हूँ। आप और मैं दो अलग अलग दुनिया के हैं, लेकिन हाँ, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है और शायद वो इज्जत अब एक भावनात्मक जुड़ाव में बदल रही है, लेकिन मुझे अपनी सीमाएं मालूम है। शिल्पा ने अर्जुन की आंखों में देखा और उसके दिल की गहराइयों को महसूस किया। वह भी अर्जुन के प्रति गहरी भावनाएं महसूस कर रही थी, लेकिन समाज और उनके बीच की दूरी उसे हमेशा याद दिलाती थी कि ये रिश्ता संभव नहीं हो सकता। फिर भी दोनों के दिलों में एक अनकही मोहब्बत पनप चुकी थी, वह मोहब्बत जो कहने से ज्यादा महसूस की जाती है। शिल्पा ने अर्जुन का हाथ थामकर कहा, अर्जुन, मुझे इस बात का पता है कि हमारे बीच जो कुछ भी है वो दुनिया के नजरिए से गलत हो सकता है, लेकिन इस दिल पर किसका बस चला है? अर्जुन ने उसकी बात पर सिर झुका लिया। वह भी शिल्पा से प्यार करता था, लेकिन वह जानता था कि उनका प्यार कभी समाज की नजरों में सही नहीं माना जाएगा। फिर भी उनके बीच एक बंधन था जो बहुत मजबूत था। समय बीतता गया और शिल्पा के माता पिता वापस आ गए। उन्होंने अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए उसे सम्मानित किया और उसकी तरक्की की घोषणा की। लेकिन अर्जुन को यह पता था कि उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। एक दिन अर्जुन ने शिल्पा से कहा, मालकिन, मैं आपको दिल से चाहता हूँ, लेकिन हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि हमारी राहें अलग हैं। शिल्पा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही मोहब्बत है अर्जुन, साथ न होकर भी एक दूसरे के दिलों में रहना। अर्जुन ने शिल्पा की आंखों में देखा और उसे लगा जैसे वह उसकी सारी भावनाओं को समझ गई है। वह जानता था कि वह अपने दिल के करीब रहकर भी उसे हमेशा के लिए नहीं पा सकता। इस तरह दोनों ने एक दूसरे से विदा ली, लेकिन उनकी मोहब्बत कभी कम नहीं हुई। दोनों ने अपने दिलों में उस अनकही मोहब्बत को हमेशा के लिए संजो लिया। शिल्पा ने अर्जुन की यादों को दिल में बसाकर अपनी जिंदगी की राह चुनी
और अर्जुन ने भी शिल्पा के प्यार को दिल में बसाकर जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। शिल्पा से विदा लेने के बाद अर्जुन ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। उसके मन में शिल्पा के लिए गहरी भावनाएं थीं, लेकिन वह जानता था कि उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। वह एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था और उसकी यही खूबियां उसे आगे ले गईं। शिल्पा के परिवार ने उसकी कड़ी मेहनत और वफादारी को देखते हुए उसे घर में एक ऊंचा पद दे दिया था। धीरे धीरे अर्जुन घर के प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। उसकी समझदारी, अनुशासन और ईमानदारी ने उसे बहुत आगे बढ़ाया। उसने अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई के लिए पैसे भेजना शुरू किया और अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाईं। अर्जुन ने यह भी सोचा कि उसे जीवन में कुछ और हासिल करना चाहिए। उसने शिल्पा के माता पिता से बात की और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। शिल्पा के परिवार ने भी उसकी मदद की और अर्जुन ने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वह अपने काम को भी बेहतर तरीके से संभालने लगा। कुछ सालों बाद अर्जुन ने खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जो धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा। उसकी मेहनत और लगन ने उसे अपने क्षेत्र में एक सफल बिजनेसमैन बना दिया। अब वह सिर्फ एक नौकर नहीं था, बल्कि एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। शिल्पा से उसका संपर्क बहुत कम हो गया था, लेकिन उसके दिल में शिल्पा की यादें हमेशा बसी रहीं। अर्जुन ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए शिल्पा की दी हुई प्रेरणा और स्नेह को कभी नहीं भुलाया। उसका प्यार भले ही अधूरा रहा, लेकिन उस प्यार ने उसे एक बेहतर इंसान और एक सफल व्यक्ति बना दिया। अर्जुन का भविष्य मेहनत, सफलता और आत्मसम्मान से भरा हुआ था। उसने साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, इंसान की मेहनत और सच्ची भावना उसे जीवन में आगे बढ़ाती है। अर्जुन से विदा लेने के बाद शिल्पा का जीवन भी एक नए मोड़ पर आ गया। वह अर्जुन से जुड़ी भावनाओं को दिल में संजोए हुए थी, लेकिन उसने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया था कि उनके बीच का रिश्ता समाज की सीमाओं और उनकी अलग अलग परिस्थितियों के कारण संभव नहीं था। शिल्पा ने खुद को अपने पारिवारिक बिजनेस और सामाजिक जिम्मेदारियों में व्यस्त कर लिया। उसने अपने माता पिता के कारोबार को बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाना शुरू किया और धीरे धीरे वह बिजनेस की प्रमुख बन गई। शिल्पा अपने काम में निपुण और मेहनती थी और उसने अपने माता पिता की कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसकी प्रबंधन क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। लेकिन अर्जुन के साथ बिताए समय की यादें उसके दिल में हमेशा बनी रहीं। वह जानती थी कि उनकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी, लेकिन इस मोहब्बत ने उसे जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत और समझ दी थी। अर्जुन से मिली भावनात्मक गहराई ने शिल्पा को और भी परिपक्व बना दिया था। वह अब अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीने लगी थी, काम और व्यक्तिगत जीवन में सामंजस्य बनाए हुए। समाज के दबाव और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण शिल्पा ने अपने माता पिता के कहने पर एक अच्छे और समझदार बिजनेसमैन से शादी कर ली। यह शादी पारिवारिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण से सही थी, लेकिन उसमें वह भावनात्मक जुड़ाव नहीं था जो शिल्पा ने अर्जुन के साथ महसूस किया था। शादी के बाद भी उसने अपने पति और परिवार का पूरा साथ दिया, लेकिन उसके दिल में अर्जुन की जगह हमेशा बनी रही। शिल्पा ने अपनी भावनाओं को दबाकर अपने जीवन की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया। उसने अपने बिजनेस और परिवार दोनों में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। वह एक सफल और सम्मानित महिला बन चुकी थी, लेकिन कभी कभी अकेले में अर्जुन की यादें उसे भावुक कर देती थीं। उसने अर्जुन के साथ बिताए उन पलों को अपनी प्रेरणा बना लिया और उसे हमेशा यह एहसास रहा कि असली मोहब्बत पाने या साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और दिल में जगह देने का नाम है। इस तरह शिल्पा ने अपने जीवन को पूरी ईमानदारी से जिया और समाज में अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन अर्जुन के साथ की गई अनकही मोहब्बत उसके दिल के किसी कोने में हमेशा जीवित रही। शिल्पा ने अर्जुन से कभी सीधे सीधे अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया। दोनों के बीच एक अनकही मोहब्बत थी जिसे दोनों ने महसूस किया था, लेकिन समाज, उनकी परिस्थितियां और उनकी जिम्मेदारियों ने उन्हें कभी खुलकर इस बारे में बात करने का मौका नहीं दिया। शिल्पा के मन में अर्जुन के लिए गहरा प्यार था, लेकिन उसे हमेशा यह डर सताता था कि अगर उसने अर्जुन को अपनी भावनाओं के बारे में बता दिया तो इससे उनकी जिंदगी में और मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वह जानती थी कि अर्जुन एक सच्चा और ईमानदार इंसान है और वह कभी भी अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। शिल्पा को इस बात का भी एहसास था कि समाज उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा और इससे अर्जुन की जिंदगी और कठिन हो सकती थी। एक ओर
शिल्पा अपनी भावनाओं को अर्जुन से छिपाना नहीं चाहती थी, लेकिन दूसरी ओर वह उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की मुश्किलें नहीं पैदा करना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने दिल की बात को अपने अंदर ही दबाए रखा। उसे विश्वास था कि अर्जुन उसकी भावनाओं को बिना कहे ही समझता है, क्योंकि उनके बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव था जिसे शब्दों में बयां करने की जरूरत नहीं थी। एक बार जब अर्जुन ने कहा था कि वह अपनी सीमाओं को जानता है और दोनों अलग अलग दुनिया के हैं, शिल्पा ने उसकी आंखों में वही भावनाएं देखी थीं जो खुद उसके दिल में थीं। लेकिन वह जानती थी कि अगर वह अर्जुन से कुछ कहेगी तो उनके रिश्ते में एक अजीब सी उलझन पैदा हो जाएगी जो दोनों के लिए सही नहीं होगी। इसलिए शिल्पा ने अपने प्यार को एक खूबसूरत अनकही कहानी के रूप में अपने दिल में संजो कर रखा। उसने अर्जुन को कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं बताई, लेकिन उसकी आंखों, उसके हाव भाव और उन पलों में जो उन्होंने साथ बिताए थे, अर्जुन को हमेशा यह एहसास हो गया था कि शिल्पा भी उससे प्यार करती है। दोनों के बीच यह अनकहा प्यार ही उनकी मोहब्बत की असली ताकत थी, जो बिना बोले भी एक दूसरे को समझते थे और बिना साथ हुए भी दिल से हमेशा जुड़े रहे। शिल्पा से विदा लेने के बाद अर्जुन ने अपने जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी। वह जानता था कि शिल्पा के प्रति उसके दिल में गहरी भावनाएं थीं, लेकिन उनकी परिस्थितियां और समाज के बंधन ने उन्हें साथ आने से रोक दिया था। अर्जुन ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया और अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। अर्जुन ने अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई, घर की आर्थिक स्थिति सुधारने और खुद को सफल बनाने में पूरी लगन से काम किया। समय बीतता गया और अर्जुन धीरे धीरे अपने जीवन को स्थिर करने में सफल हुआ। परिवार के दबाव और समाज की सामान्य धारणाओं के चलते अर्जुन के माता पिता और रिश्तेदारों ने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अर्जुन ने कभी अपनी भावनाओं का खुलासा नहीं किया था, क्योंकि वह जानता था कि शिल्पा से उसका रिश्ता संभव नहीं था और उसने अपने दिल की भावनाओं को एक खूबसूरत याद बनाकर अपने अंदर दबा लिया था। अर्जुन ने अपने परिवार की इच्छाओं का सम्मान करते हुए शादी के लिए हाँ कर दी। यह शादी पारंपरिक तरीके से हुई और उसकी पत्नी एक साधारण और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। अर्जुन ने अपनी पत्नी के साथ एक जिम्मेदार और सच्चे पति की तरह जीवन बिताना शुरू किया। हालांकि उसकी पत्नी के साथ उसका रिश्ता प्रेम से अधिक कर्तव्य और जिम्मेदारी पर आधारित था। अर्जुन ने अपनी पत्नी का हमेशा सम्मान किया और उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश की। शादी के बाद भी अर्जुन का दिल एक कोने में शिल्पा की यादों को संजोए हुए था। वह जानता था कि उसके दिल में शिल्पा के लिए जो प्यार था वह कभी किसी और के लिए नहीं हो सकता था, लेकिन उसने अपनी पत्नी के साथ ईमानदारी से जीवन बिताने का फैसला किया। अर्जुन का जीवन व्यस्त हो गया था, लेकिन वह अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाता रहा और एक अच्छा पति और पिता बना। उसने अपने जीवन में जो भी परिस्थितियां आईं, उनका सामना साहस और धैर्य से किया और अपने दिल की गहराइयों में शिल्पा के साथ बिताए पलों को एक खूबसूरत और अनकही मोहब्बत के रूप में हमेशा के लिए बसा लिया। इस तरह अर्जुन ने अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया और जीवन को उसकी वास्तविकता के साथ स्वीकार कर लिया। शिल्पा और अर्जुन की अनकही मोहब्बत ने दोनों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें दूर कर दिया था। दोनों ने अपने अपने रास्तों को स्वीकार किया था, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में एक दूसरे के लिए भावनाएं हमेशा जीवित रहीं। शिल्पा अपनी शादीशुदा जिंदगी और पारिवारिक व्यवसाय में व्यस्त हो गई थी। वहीं अर्जुन ने भी अपनी जिम्मेदारियों और जीवन की राह को अपनाते हुए अपने परिवार और पत्नी के साथ एक सामान्य जीवन बिताना शुरू कर दिया था। दोनों की जिंदगी में कई बदलाव आए, लेकिन उनकी पुरानी यादें दिल के किसी कोने में हमेशा बनी रहीं। कई साल बीत गए। एक दिन की बात है, जब शिल्पा किसी सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई थी, वहां उसे अचानक अर्जुन दिखा। वह एक सम्मानित बिजनेसमैन के रूप में उस समारोह में आया हुआ था। अर्जुन को इस रूप में देखकर शिल्पा हैरान हो गई। वह वही अर्जुन था, लेकिन अब वह सिर्फ एक साधारण नौकर नहीं, बल्कि एक सफल इंसान बन चुका था। अर्जुन ने भी शिल्पा को देखा। दोनों की नजरें मिलीं और एक पल के लिए ऐसा लगा कि समय थम गया हो। उन अनकहे पलों की यादें दोनों के दिलों में फिर से ताजा हो गईं। शिल्पा और अर्जुन ने एक दूसरे के पास जाकर औपचारिक रूप से अभिवादन किया, लेकिन उनके दिलों में पुराने समय की बातें गूंज रही थीं। शिल्पा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया अर्जुन। मुझे तुम्हारी सफलता देखकर बहुत खुशी हो रही है। अर्जुन ने सिर झुकाकर जवाब दिया,
आपकी प्रेरणा ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने का साहस दिया मालकिन। आपने जो सम्मान और भरोसा मुझे दिया, उसी ने मुझे यह सब हासिल करने का रास्ता दिखाया। दोनों ने औपचारिक बातें की, लेकिन उन अनकही भावनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा जो सालों पहले उनके बीच पनपी थीं। अब वे दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों और जीवन के नए रिश्तों से बंधे हुए थे। उनके पास एक दूसरे से कहने को बहुत कुछ था, लेकिन हालात और समय ने उन्हें वही औपचारिकता निभाने पर मजबूर कर दिया। समारोह के अंत में दोनों ने एक दूसरे को विदा कहा। जाते जाते शिल्पा ने अर्जुन की आंखों में एक आखिरी बार देखा और कहा, हम दोनों की राहें अलग थीं, अर्जुन, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी जगह हमेशा वही रहेगी। अर्जुन ने भी उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, कभी कभी अनकहा प्यार ही सबसे मजबूत होता है। दोनों अपनी अपनी राह पर लौट गए, लेकिन उनके बीच का वह अनकहा प्यार कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। शिल्पा और अर्जुन ने अपनी जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को अपनाया, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जो भावनाएं थीं, वे कभी नहीं मिटी। इस तरह वर्षों बाद मिलकर भी उन्होंने अपनी मोहब्बत को एक खूबसूरत और अनकही याद बनाकर दिल में संजोए रखा। शिल्पा ने अर्जुन से अलग होने के बाद अपनी जिंदगी को समझदारी और जिम्मेदारी से जिया, लेकिन उसके दिल में कभी कभी एक खामोश अफसोस जरूर था। वह जानती थी कि उसकी और अर्जुन की मोहब्बत सच्ची थी, लेकिन समाज, परिस्थितियां और उनकी भूमिकाएं उन्हें एक साथ आने से रोकती रहीं। इस वजह से शिल्पा ने दिल में कभी कभी यह सवाल जरूर किया कि क्या वह अपने दिल की बात अर्जुन को बता सकती थी? क्या अगर वह समाज की परवाह किए बिना अर्जुन के साथ खड़ी होती तो उनका रिश्ता कुछ और होता? हालांकि यह पछतावा कभी कड़वाहट में नहीं बदला। शिल्पा ने अर्जुन से जुड़ी भावनाओं को एक प्यारी याद की तरह अपने दिल में रखा। उसने समझ लिया था कि जीवन में हर चीज पाना संभव नहीं होता, और कभी कभी प्यार का असली मतलब एक दूसरे को समझना और सम्मान देना होता है, भले ही हालात साथ न दें। शिल्पा की शादी हुई। उसने अपने पति और परिवार के साथ जिंदगी को ईमानदारी से जिया, लेकिन अर्जुन के साथ बिताए पलों की यादें उसके दिल में हमेशा रहीं। उसे कभी कभी ख्याल आता था कि अगर वह और अर्जुन अपने दिल की बात खुलकर कह पाते तो शायद उनकी कहानी कुछ और होती। लेकिन उसने अपने फैसलों को स्वीकार किया और किसी को दोष दिए बिना अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा। अर्जुन से सालों बाद मुलाकात के दौरान शिल्पा ने उसकी सफलता और जीवन को देखकर गर्व महसूस किया, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में यह ख्याल जरूर आया कि क्या अगर वे दोनों अपने रिश्ते को एक मौका दे पाते तो क्या उनकी जिंदगी कुछ और होती। इस तरह शिल्पा ने जीवन में कभी पूरी तरह पछतावा नहीं किया, लेकिन हाँ, उसकी मोहब्बत अधूरी थी, और यही अधूरापन उसके दिल के एक कोने में हमेशा बना रहा। उसने इसे अपनी जिंदगी की सच्चाई के रूप में स्वीकार किया और उस प्यार को एक खूबसूरत लेकिन अधूरी कहानी की तरह अपने दिल में संजो कर रखा। अर्जुन और शिल्पा की मुलाकात के बाद दोनों की जिंदगी फिर से अपनी अपनी राहों पर लौट गई, लेकिन उस एक मुलाकात ने उनके दिलों में दबी पुरानी भावनाओं को फिर से जगा दिया। शिल्पा अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त थी, लेकिन अर्जुन से मिलने के बाद उसके दिल में एक खामोश बेचैनी थी। उसे अपनी जिंदगी के फैसलों पर कभी खुलकर पछतावा तो नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन से दूर जाने का दर्द अब और गहरा हो गया था। शिल्पा अपने पति के साथ एक सम्मानजनक और जिम्मेदार जीवन जी रही थी, लेकिन वह अर्जुन के साथ बिताए उन चंद पलों को भूल नहीं पाई थी। हर बार जब वह अर्जुन के बारे में सोचती, उसका दिल एक अजीब सी उलझन में पड़ जाता। वह जानती थी कि अब सब कुछ बदल चुका था और दोनों के बीच कोई रिश्ता संभव नहीं था, लेकिन उस एक मुलाकात ने उसके दिल में कुछ सवाल फिर से जगा दिए थे। कुछ महीनों बाद एक दिन शिल्पा को पता चला कि अर्जुन के बिजनेस ने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है और वह शहर के प्रमुख बिजनेसमैन में से एक बन गया है। यह खबर सुनकर शिल्पा को गर्व हुआ, लेकिन साथ ही उसे अपने दिल में एक खामोश दर्द भी महसूस हुआ। वह सोचने लगी कि अर्जुन ने अपनी मेहनत और लगन से जो कुछ हासिल किया, वह शायद उसकी जिंदगी में वह खुशी कभी नहीं पा सका जिसे वह अर्जुन के साथ महसूस करती थी। इस बीच अर्जुन भी अपनी नई जिंदगी में व्यस्त था। उसका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था और उसने खुद को एक जिम्मेदार पति और पिता के रूप में स्थापित कर लिया था, लेकिन उसके दिल में शिल्पा की यादें अब भी ताजा थीं। हर बार जब वह अपने पुराने दिनों के बारे में सोचता, उसे शिल्पा की सादगी और मोहब्बत याद आ जाती। अर्जुन जानता था कि शिल्पा ने उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी और उसके दिल में उसके लिए हमेशा एक खास जगह रहेगी, लेकिन उसने भी यह सच्चाई स्वीकार कर ली थी कि उनका प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता। समय बीतता गया
और धीरे धीरे शिल्पा और अर्जुन ने अपनी अपनी जिंदगियों को उसी वास्तविकता के साथ जीना शुरू कर दिया। शिल्पा ने अपने परिवार और बिजनेस की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और अर्जुन ने भी अपने परिवार और बिजनेस के बीच संतुलन बना लिया। लेकिन दिल के किसी कोने में दोनों के बीच का वह अधूरा प्यार हमेशा जिंदा रहा। कभी कभी शिल्पा अकेले में अर्जुन की यादों में खो जाती और अर्जुन भी अपनी व्यस्त जिंदगी में कभी कभी शिल्पा को याद कर लेता। दोनों ने अपनी जिंदगी के फैसलों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह अनकहा प्यार, वह अधूरी मोहब्बत उनके दिलों में हमेशा के लिए बसी रही। शिल्पा और अर्जुन की यह कहानी एक सच्ची मोहब्बत की कहानी थी, जो कभी खुलकर नहीं कही गई, लेकिन दोनों के दिलों में हमेशा रही। दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए थे, लेकिन उनकी मोहब्बत का असर उनकी पूरी जिंदगी पर हमेशा बना रहा। आखिरकार दोनों ने यह समझ लिया कि कभी कभी प्यार का असली मतलब साथ होना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की खुशियों में सच्चा प्यार ढूंढना होता है। उनका प्यार भले ही अधूरा रह गया, लेकिन वह प्यार ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा बन गया, जिससे उन्होंने अपनी अपनी जिंदगियों को सफलतापूर्वक जिया। इस तरह अर्जुन और शिल्पा की अधूरी मोहब्बत एक ऐसी कहानी बन गई जो वक्त के साथ भी कभी फीकी नहीं पड़ी। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अपलोड होने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारी आज की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वह लड़की डर से कांपते हुए माफ़ी मांग रही थी और कहे जा रही थी, मुझे माफ़ कर दो बॉस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूँगी। पर इस पर भी उस आदमी के इशारे पर उसके आदमी उस लड़की के बाल को जोर से खींचते हुए और RA कहा, RA की दुनिया में माफ़ी नाम की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। ललिता, जब तुम्हें सही लगा मेरे लिए काम किया, और जब मन किया मुझे धोखा देने की तो तुमने धोखा भी दे दिया। अब माफ़ी मांग रही हो, वह धोखा माफ़ी के लायक भी नहीं है। RA की दुनिया में धोखे की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। इतना कहते हुए RA ने जोर से ललिता को धक्का दिया। उसके एक ही इशारे पर उसके आदमियों ने ललिता को उठाकर फांसी के एक फंदे तक ले जाने लगे। ललिता की हालत डर से खराब हो चुकी थी। वह बिल्कुल डर से कांप रही थी। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि अब उसे RA छोड़ेगा नहीं। इस वजह से वह और भी ज़्यादा घबराई जा रही थी। वह अपने आप भी शर्मिंदा हो रही थी। फिर भी RA उसे नहीं छोड़ रहा था। ललिता की हालत डर से बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वही आरुषि की सांस डर से रुकने लगी थी। ललिता की गुजरती हुई सांसें, ललिता के सामने मौत दिख रहा था और वही आरुषि की अटकती हुई सांसें भी दिख रही थी। ललिता कहे जा रही थी, RA प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं किसी को आपका सच नहीं बताऊंगी, प्लीज़ मुझ पर रहम करिए, आप कहोगे तो मैं यह देश छोड़कर ही चली जाऊंगी, इस बार माफ़ी दे दो, आइंदा आज के बाद कभी नज़र ही नहीं आऊंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए, प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ी दे दो, RA जाने दो मुझे। ललिता लगातार चिल्ला चिल्ला कर बोले जा रही थी, पर ना ही RA पर और ना ही उसके आदमियों पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। इधर आरुषि यह सब देखकर डर से कांप रही थी, पर अपनी आंखों के सामने वह किसी को ऐसे मरने नहीं दे सकती थी। वह घबराकर खुद से बोली, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे बचाऊं इस लड़की को? मैं इसे ऐसे मरने नहीं दे सकती हूँ। क्या करूँ? कैसे बचाऊँ इसे? कौन है RA और क्या इतने लोगों को मार मार कर टांगा है? यह यही है। घबराहट में आरुषि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने इधर उधर देखा तो पास में ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। आरुषि ने घबराहट में जल्दी से उसने उस पत्थर को उठाया और वह RA की तरफ फेंक दी। वह पत्थर RA की चेयर पर जाकर लगी। उसकी आवाज़ पर सब इधर उधर देखने लगे। घबराहट में आरुषि जल्दी से पीछे की साइड हटी, पर आरुषि की परछाई RA ने देख लिया था। RA ऊंची आवाज़ में अपने लोगों से बोला, सिक्योरिटी अलर्ट, कोई यहाँ घुस आया है, देखो जाकर कौन है। जो भी है
यहाँ आया है वह यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। RA की आवाज़ पर सब एक आवाज़ में बोले, ओके सर। RA के इशारे पर सारे आदमी चारों तरफ फैलने लगे। 2-4 आदमी RA के इशारे पर ललिता को खींचते हुए एक सीक्रेट रूम में लेकर गए। आरुषि धीरे धीरे हटकर पीछे अपने लिए छुपने की जगह ढूंढने लगी, लेकिन RA की नज़र आरुषि की परछाई पर ही थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। आरुषि छुपते छुपाते एक दरवाजे से जाकर टकरा गई। वह जल्दी से अंदर गई और दरवाज़ा बंद करके ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। फिर खुद से बोली, कंट्रोल आरुषि कंट्रोल, हिम्मत रख, तो कोशिश कर, यहाँ से खुद भी निकल जाएगी और उस लड़की को भी निकाल लेगी, पर उसके लिए तुझे कुछ सोचना होगा। यह बोलते हुए आरुषि जल्दी से कॉटन के पीछे छुप गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। वह सांस ले रही थी तो वह जो भी बाहर हो रहा था उसके बारे में सोचे जा रही थी। तभी आरुषि ने देखा वह एक खूबसूरत से कमरे में पहुंच गई थी। यह बिग साइज का कमरा था जिसके बीचों बीच पिंक कलर का बेड पड़ा हुआ था। एक दीवार की पूरी साइड कांच की वॉल थी जिससे वह जन्नत का नज़ारा साफ साफ नज़र आ रहा था। पूरे रूम में वाइट और पिंक कॉटन लगे हुए थे। बहुत ही यूनिक, खूबसूरत और सिंपल सा रूम था। उसे देखकर आरुषि एक बार फिर हैरान होकर खुद से बोली, यहाँ का माजरा क्या है यार, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ इतने सारे लोग एक इंसान के पीछे इस तरह से जालिम हुए जा रहे हैं और एक साइड इतनी खूबसूरती कि पूछो ही मत। यह वाइट और ब्लैक साइड है क्या? यकीनन यह इंसान है कौन? बाहर इतना खूबसूरत जन्नत जैसा सब कुछ बनाया हुआ है। यह कमरा भी इस जन्नत का एक हिस्सा है, तो वह अंधेरा गोदाम सा वह क्या है? वह क्यों बनाया गया है? वह क्या लोगों को मारने के लिए बनाया गया है? ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ जो भी रहता होगा उसका तो मन बहुत अच्छा होगा ना, फिर इतना गलत काम क्यों कर रहा है कोई? आरुषि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो लग रहा था जैसे वह किसी अलग ही प्लेनेट पर आ गई हो, वह धरती पर है ही नहीं। उसकी सांसें अभी भी तेज़ तेज़ चले जा रही थी, हार्ट बीट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ही डरी हुई, घबराई हुई सी थी। उसने एक बार फिर आंखें बंद करके गहरी सांस ली। तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुई। वह घबराकर अपनी आंखें खोली तो उसके होश ही उड़ गए। एक आदमी का एक हाथ आरुषि के पेट पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से उसके दोनों हाथ कस कर लिए थे और अपनी फेस ठुटी आरुषि के गर्दन पर रख दिए थे, जिसे देखकर आरुषि कांप उठी थी। यह कोई और नहीं बल्कि RA था। RA उर्फ रणवीर ओबेरॉय। उस वक्त रणवीर के मुंह पर भी नकाब था, वह भी अपने फेस को कवर अप किया हुआ था, जिसमें उसकी ब्राउन आंखें साफ नज़र आ रही थी। तो वही आरुषि के चेहरे पर भी स्कार्फ था, जिसमें सिर्फ उसकी ब्लू आंखें डर से भरी हुई नज़र आ रही थी और चमक रही थी। आरुषि खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कांपते हुए आवाज़ में बोली, छा छोड़िए मुझे, काका कौन है आप? रणवीर ने सर्द आवाज़ में कहा, उसके कान के पास आकर। यह RA की दुनिया है। यहाँ इंसान आते तो अपनी मर्जी से हैं, मगर जाते मेरी मर्जी से हैं, समझी आप मैडम? यह बोलते हुए उसकी आवाज़ डेविल टाइप लग रही थी, जिसे सुनकर के आरुषि अंदर तक कांप गई थी। रणवीर ने अपने हाथ को आरुषि के पेट पर रखकर उसे अपनी तरफ घुमा दिया, जिसे वाल पर लगा शीशे में वह दोनों नज़र आने लगे। आरुषि की नज़र शीशे पर पड़ी, जिसमें रणवीर की सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी, गहरी ब्राउन आंखें जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। पर उस खूबसूरत बड़ी आंखें आरुषि के अंदर डर भरने लगी थी। जैसे ही रणवीर की नज़र आरुषि के चेहरे पर पड़ी तो देखा कि पूरा चेहरा कवर अप है। सिर्फ नज़र आई तो गहरी ब्लू आंखें जिसमें दहशत भरी हुई थी। रणवीर जैसे उन आंखों में खो सा गया। कुछ पल ऐसे ही निकल गए
दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक सुकून से देख रहा था तो दूसरा डर से देखे जा रहा था। रणवीर जैसे उन आंखों में पूरी तरह से अपने आप को भूल ही गया था। कुछ पल के बाद आरुषि लगातार खुद को अलग करने की कोशिश कर रही थी, पर रणवीर की कैद से आज़ाद होना इतना आसान तो नहीं था ना। रणवीर की कैद से आज़ाद होना मतलब बाघ के मुंह में हाथ डालकर निकालने जितना खतरनाक था। रणवीर ने आरुषि की आंखों को देखते हुए खोए हुए लहजे में कहा, तुम्हारी यह आंखें, क्या इसमें कोई जादू है क्या? रणवीर की बात सुनकर आरुषि घबराते हुए बोली, छोड़िए मुझे, क्यों पकड़ कर रखा है आपने मुझे? और उस लड़की को क्यों मारना चाहती हो आप? आरुषि की बात सुनकर रणवीर होश में आया। अपनी गिरफ्त आरुषि पर मजबूत बनाते हुए बोला, अगर मैं ना जाने दूँ तुम्हें तो क्या करोगी? हाँ। यह बोलते हुए रणवीर कुछ अजीब सा फील कर रहा था। उसकी अजीब बातें आरुषि को डरा रही थी। उसे देखकर आरुषि खुद से बोली, यह इंसान बहुत अजीब और बहुत डरावना है। यह मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकलकर उस लड़की को ढूंढना होगा और उस लड़की को और खुद को बचाना होगा। रणवीर को उसकी ब्लू आंखें अभी भी अपनी तरफ खींच रही थी। अब रणवीर आरुषि का चेहरा देखना चाहता था। जैसे ही रणवीर आरुषि के चेहरे के करीब अपना हाथ ले जाकर उसके स्कार्फ पर हाथ रखा, आरुषि ने जोर से रणवीर को धक्का दिया, जिससे रणवीर बेड पर गिर गया। आरुषि तेजी से वहां से भागने लगी, पर जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, उससे पहले ही रणवीर बेड से उठकर आरुषि के सामने आ गया। रणवीर ने आरुषि को अपनी गोद में उठा लिया। यह देख कर के आरुषि चीखते हुए बोली, छोड़ो मुझे, क्यों कैद करके रखा है मुझे, प्लीज़ जाने दो। रणवीर ने कोल्ड वॉइस में कहा, अभी R1 का मन नहीं है कि तुम जाओ, मेरा मन है कि तुम मेरे पास ही रहो। यह बोलते हुए वह आरुषि को लेकर बेड की तरफ बढ़ने लगा। वह अपनी ब्राउन आंखों से लगातार आरुषि की आंखों में देखे जा रहा था। उसका यूं आरुषि को देखना उसे और भी डरा रहा था। उसका इस तरह से देखना आरुषि डर रही थी और कह रही थी, मुझे जाने दो, सच में तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुम्हारे करीब से भी घिन आती है, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। रणवीर कहने लगा, मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ, मेरी मर्जी नहीं है कि तुम जाओ। रणवीर उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ने लगा, फिर बेड पर ले जाकर उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर आरुषि की आंखें और सांसें तेज होने लगी थी। उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई थी। घबराहट से उसका गला सूखने लगा था। आरुषि ने उसे हाथ से रोकते हुए कपकपाती आवाज़ में बोली, नहीं नहीं, मेरे करीब नहीं आना। लेकिन रणवीर कहाँ मानने वाला था। वह तो इस वक्त आरुषि की आंखों में खोसा गया था। उसकी आंखों को देखकर उसके ऊपर खुमार सा चढ़ा हुआ था। वह लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। आरुषि के मना करने के बावजूद भी एक तरफ रणवीर आरुषि की ओर बढ़ रहा था, तो वही दूसरी तरफ रूहान अपने कमरे में बेचैनी से इधर से उधर घूम रहा था। वह बार बार आरुषि को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। गुस्से से रूहान ने अपना फ़ोन बेड पर पटकते हुए बोला, पता है मैं परेशान हो जाता हूँ, फिर भी इतनी लापरवाही करती है यह लड़की। एक मैसेज तो कर सकती थी ना, पर नहीं, मैडम तो परेशान करना जानती है सिर्फ मुझे। इस वक्त रूहान बहुत परेशान हो रहा था आरुषि के लिए। वह आरुषि को बहुत कॉल पर कॉल कर रहा था, क्योंकि इस वक्त उसकी बेचैनी बहुत बढ़ रही थी। उसे ऐसा कुछ फील हो रहा था कि शायद आरुषि के साथ कुछ गलत हो रहा हो, और सच में आरुषि के साथ तो गलत हो ही रहा था ना। सच्चा प्यार सच में महसूस करा ही देता है। जब दूसरे पार्टनर कभी प्रॉब्लम में हो तो एक पार्टनर को पता चल ही जाता है, और वह सिर्फ़ और सिर्फ बेपनाह मोहब्बत में ही ऐसा होता है, जो रूह से रूह जुड़ी होती है। और वही रूह आरुषि और रूहान का जुड़ा हुआ था। बोलते हुए उसने नाइट स्टैंड पर रखा हुआ जग उठाकर पानी ग्लास में डाला और एक ही सांस में पी गया। फिर बेड पर बैठकर गहरी सांस लेते हुए बोला,
हो सकता है अंकल के पास हो, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। यह बोलते हुए उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। फिर गहरी सांस लेते हुए उसने आंखें बंद कर ली और बेड पर गिर गया। फिर खुद से बोला, आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। बस तुम ठीक हो मेरी जान। इधर रणवीर के सीक्रेट रूम में आरुषि बेड पर गिरी हुई थी। रणवीर उसकी तरफ लगातार बढ़ रहा था। आरुषि घबराहट से कांप रही थी। रणवीर एक झटके से आरुषि के ऊपर आ गया। घबराकर आरुषि ने अपनी ब्लू आंखें बंद कर ली। आरुषि के ऐसा करने पर रणवीर की ब्राउन आंखें गुस्से से उबल गई। उसने भारी आवाज़ में कहा, ओपन योर आइज। यह बोलते हुए उसकी आवाज़ बेहद ही सर्द थी, जिसे सुनकर के आरुषि के रोम कांप उठा था। आरुषि ने घबराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। रणवीर की ब्राउन आंखें देखकर वह डर से कांपने लगी। उसने हकलाती हुई आवाज़ में कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? यह बोलते हुए आरुषि की आवाज़ भी उसका साथ नहीं दे रही थी। रणवीर आरुषि की डर से भरी आंखों को देखते हुए बोला, नहीं जाने दे सकता हूँ तुमको, क्योंकि तुम RA की दुनिया में इसकी इजाज़त के बिना आई हो, तो अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, समझी तुम? रणवीर की बातें सुनकर आरुषि का डर के मारे गला सूख गया। वह धीमी आवाज़ में बोली, पर मैंने तो आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। फिर मुझे इतना बोलते हुए वह रणवीर की नज़रों से बचना चाह रही थी, पर वह तो था कि गहरी ब्राउन आंखों से लगातार उसे ही देखे जा रहा था। देखते हुए बोला, मैं तुमसे क्या चाहता हूँ यह भी बता देता हूँ। यह बोलते हुए रणवीर ने आरुषि को कस के हक करके पलट दिया, जिससे आरुषि रणवीर के ऊपर आ गई और आरुषि के सारे बाल ने रणवीर का चेहरा ढक दिया। उसकी खुशबू से रणवीर मदहोश सा होने लगा था। रणवीर एक हाथ से आरुषि के बाल उसके कान के पीछे करने लगा। दोनों के चेहरे पर अभी भी नकाब था। वह उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एक नशा है इन आंखों में जिनमें पी जाने का मन कर रहा है। एक अदा है इस आंखों में जिनमें मर जाने का दिल कर रहा है। डूब जाऊं तेरी इसी आंखों में, अब तो बस इसमें बस जाने का दिल कर रहा है। यह बोलते हुए वह लगातार उसकी आंखें निहारे जा रहा था। उसकी लाइंस और इस तरह देखना और रणवीर का इतना नज़दीक होना, यह सब देख और महसूस कर आरुषि सहम गई थी। फिर रणवीर ने उसे देखते हुए कहा, तुम मेरी इजाज़त के बिना मेरे घर में घुसी हो। अपने इस नए दुश्मन का चेहरा देखना है मुझे। यह कहते हुए वह अपना हाथ आरुषि के नकाब की तरफ ले जाने लगा। रणवीर की बात सुनकर आरुषि का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। तभी उसने सोचा, यह लड़की ललिता, उसको यह लोग जान से मारने वाले थे, मगर मुझे देखा तो मेरी भी जान ले ही लेंगे यह लोग। कहीं मुझे मार न दे। मैं इनको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हूँ। मैं बिल्कुल अपना चेहरा दिखने नहीं दूँगी, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यह सोचते हुए आरुषि ने जल्दी से रणवीर का हाथ, जो आरुषि के चेहरे पर पहुंच गया था, उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ ली। फिर रणवीर से नज़र बचाकर टेबल पर रखा हुआ फ्लावर पॉट एक हाथ से उठाया और बिजली की फुर्ती से वह रणवीर के सर पर दे मारी। एक हल्की सी आह रणवीर के मुंह से निकली और ब्लड उसके सर से बहने लगा। वह इतना तेज़ था कि रणवीर खुद को बचा नहीं पाया। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे देखकर आरुषि ने कहा, इससे पहले यह मुझे रोके, मुझे यहाँ से निकलना होगा। यह कहते हुए आरुषि जल्दी से रणवीर के ऊपर से उठी, पर रणवीर उसे उठने नहीं दिया। वह अपने हाथों से मजबूती से आरुषि को पकड़े हुए था। आरुषि खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश किए जा रही थी।
फ़ौरन से रणवीर आरुषि की कमर से पकड़कर उसे बेड से लगा दिया और उसके दोनों हाथों को कस के पकड़ के बेड से लगाकर उसके ऊपर बैठ गया और कहने लगा, यह तुमने अच्छा नहीं किया है, बहुत गलत की हो मेरे साथ, अब तुम बहुत पछताओगी। आरुषि बहुत ज़्यादा ही घबराए जा रही थी। वह उसे रोकना चाह रही थी, उससे बचना चाह रही थी, उसे ज़बरदस्ती हटाकर भाग जाना चाहती थी, मगर इतनी चोट लगने के बावजूद भी रणवीर उसे छोड़ नहीं रहा था। यह देखकर आरुषि सोचने लगी, मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा, अब मुझे हर हाल में यहाँ से बाहर जाना ही होगा। और वह महसूस करती है कि रणवीर अपना हाथ थोड़ा ढीला कर दिया है, क्योंकि रणवीर के सर से इस वक्त ब्लड निकल रहा था। वह एक हाथ से अपने सर को पकड़ा हुआ था। वह जैसे ही आरुषि के ऊपर झुककर उसे किस करने वाला होता है कि तभी आरुषि उसके हाथों को पकड़कर जोर से दांतों से काट लेती है। रणवीर एक बार फिर से चिल्ला उठा और आरुषि फ़ौरन से विंडो के पास दौड़ पड़ी। रूम की विंडो खोली, वह देखती हर तरफ गार्ड बाहर खड़े थे। उनको देख कर के आरुषि खुद से बोली, ओ गॉड, यहाँ तो हर तरफ लोग मुझे ही ढूंढ रहे हैं, ऐसे में ललिता को ढूंढना आसान नहीं होगा। ओ गॉड, मैं क्या करूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी आरुषि की नज़र रणवीर पर पड़ी। रणवीर अपना सर पकड़कर बेड से उठने की कोशिश कर रहा था। उसे देख कर के आरुषि ने कहा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं इस इंसान को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती हूँ। आरुषि ने एक बार फिर नीचे देखा, तभी उसकी नज़र विंडो के जस्ट नीचे पड़ी, जहाँ पर स्विमिंग पूल बना हुआ था, जो ऑलमोस्ट दरवाजे के बाहर ही थोड़ी दूरी पर था। उसे देख कर के गहरी सांस ली, फिर आसमान की तरफ देखते हुए कही, भगवान मेरी हेल्प करिएगा। इतना बोलते हुए आरुषि ने विंडो से निकलकर स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी और आरुषि पूल में गिर गई। अचानक आवाज़ होने से सारे बॉडीगार्ड्स जो हर तरफ आरुषि को ढूंढ रहे थे, वह अलर्ट हो गए और एक दूसरे से बोले, यह आवाज़ कहाँ से आई है, कहीं वह लड़की यहाँ तो नहीं है ना। तभी दूसरी तरफ से आया दूसरा बॉडीगार्ड बोला, हाँ चारों तरफ ढूंढो, हो सकता है कि वह यहीं हो। आरुषि ने उसकी बातें सुनी तो सोचने लगी, यह लोग तो हर तरफ मुझे ही ढूंढ रहे हैं, मुझे कुछ देर पानी में ही अंदर रहना पड़ेगा, वरना यह लोग मुझे ढूंढ लेंगे और पता नहीं क्या करेंगे। उधर आरुषि के घर पर उसके पापा की नींद खुली और आरुषि अभी तक घर नहीं आई थी। वह बहुत ज़्यादा ही घबराए जा रहे थे। वह अपने फ़ोन से आरुषि को फ़ोन करने लगे, पर आरुषि का फ़ोन नहीं लग रहा था, क्योंकि आरुषि जिस जगह पर थी वहाँ नेटवर्क की बहुत बड़ी इशू था, क्योंकि रणवीर ने अपने जितने भी एरियाज़ थे वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही हर काम किया था। वहाँ पर कोई दूसरा मोबाइल यूज नहीं कर सकता है, उसके अलावा सिर्फ वही मोबाइल यूज कर सकता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उस जगह को कोई भी जाने। इस वजह से वह सब कुछ सीक्रेट रखा हुआ था। रूहान भी आरुषि को कॉल कर रहा था तो उसका कॉल नहीं लग रहा था। जो कोई भी उसके एरिया में जाएगा उसका कॉल का नेटवर्क ही गायब हो जाएगा, उसका फ़ोन का नेटवर्क ही गायब हो जाएगा। बृजमोहन जी बहुत परेशान हो रहे थे। वह बोलने लगे, आरुषि को नहीं जाना चाहिए था, मुझे उसे रोकना चाहिए था। रात के 12 बज गए हैं, अभी तक मेरी बेटी नहीं आई है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढने जाऊं? अकेले सुबह को घर पर इतनी रात को छोड़कर मैं जा भी नहीं सकता हूं और आरुषि का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं किस हाल में होगी, कहीं उसके साथ कुछ। यह सोचते हुए वह कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना। जब से वह रणवीर ओबेरॉय से मिले हैं तब से उनका दिन खराब ही गया और आरुषि भी गायब है। पर उन्हें क्या पता कि वह आरुषि भी इस वक्त
रणवीर ओबेरॉय के चंगुल में ही फंसी हुई है। अगर वह भी जानेंगे तो बहुत ज़्यादा हैरान होंगे। इस वक्त बृजमोहन जी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे और अपने कमरे में ही टहलने जा रहे थे। कुछ देर बाद वह सुभ के कमरे में गए। सुभ बहुत ही आराम से सो रहा था। वहीं दूसरी तरफ आरुषि सोचते हुए वह पानी के नीचे ही रही। कुछ देर तक ऐसा करने से उसे तकलीफ़ हो रही थी, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी एक एक करके सारे बॉडीगार्ड्स दूसरी तरफ चले गए। थोड़ी दूर पर थे। आरुषि ने अपना थोड़ा सा सर पानी से बाहर निकाला और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। उसकी सांस फूल रही थी। फिर एक नज़र उसने हर तरफ डाली। किसी भी बॉडीगार्ड्स की नज़र स्विमिंग पूल के साइड नहीं थी। दूसरी तरफ रणबीर बेड से उठकर खुद को घसीटते हुए इस गोदाम में आ गया था। उसे देखते ही उसके बॉडीगार्ड्स उसके पास आ गए। इससे पहले कि वह कुछ बोलते, रणवीर चिल्लाकर बोला, वह लड़की स्विमिंग पूल में कूद गई है, जाओ उसे पकड़ कर लाओ। वह भागने नहीं चाहिए, वह मुझे हर हाल में अभी के अभी चाहिए। रणवीर जख्मी हालत में था, उसके सर से ब्लड निकल रहा था। तभी रणवीर के कहते ही सारे लोग स्विमिंग एरिया की तरफ भागे। जैसे ही आरुषि स्विमिंग पूल से निकली तभी उसने एक भारी आवाज़ सुनी, चारों तरफ फैल जाओ, वह लड़की किसी भी कीमत पर यहाँ से भाग कर नहीं जानी चाहिए। RA बॉस को हर हाल में वह लड़की चाहिए। आरुषि ने देखा वह लोग उसी की तरफ बढ़ रहे थे। वह करीब 15 लोग थे जिन्होंने ब्लैक यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उन सब के हाथ में बड़ी बड़ी गन थी जो कि आरुषि के तरफ ही बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर भीगी हुई आरुषि के बदन में डर के मारे बिजली सी दौड़ गई। उसके हाथ पांव सुन्न पड़ने लगे। उन्हें अपनी तरफ बढ़ते देख करके आरुषि बिजली की फुर्ती से भागी और एक बहुत ही बड़ी फ्लावर प्लांट था उसके पीछे छुप गई। इतनी ही देर में वह लोग स्विमिंग पूल तक पहुंच गए। कुछ लोग चारों तरफ देखने लगे तो उनमें से 4-5 लोग स्विमिंग पूल में कूद गए और आरुषि को हर तरफ ढूंढने लगे। उन्हें देखकर आरुषि ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए अपनी धड़कनों और सांसों के बीच कहने लगी, बाल बाल बच गई आरुषि, वरना यह लोग तेरा कीमा बनाकर फ्राई करके सुबह ब्रेकफास्ट में तो खा ही जाते। आरुषि ने गहरी सांस ली और सोचने लगी, इससे पहले फ्राई वाली बात सच हो जाए मुझे यहाँ से भागना होगा, पर कैसे। आरुषि धीरे धीरे पीछे हटने लगी थी। खिसकते खिसकते वह मेन गेट से थोड़ी दूरी पर पहुँच गई। उसने मुड़ करके देखा, आरुषि की तरफ किसी की भी नज़र नहीं थी। रात की वजह से थोड़ा अंधेरा भी था। वह जल्दी से मेन गेट की तरफ भागी और तेज़ी से निकल गई। वह कितनी ही देर तक तेज़ भागती रही कि अभी वह सड़क पर आ गई थी। उसके पैर भागते भागते थक चुके थे। वह वहीं रोड पर ढेर हो गई और लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, तुम जो भी थी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई, पर अगर मैं वहाँ और थोड़ी देर रुक जाती तो तुम्हारी जगह मैं भी कैद हो जाती। अभी मैं बाहर आ गई हूँ ना, तो तुम्हारी हेल्प करूँगी ज़रूर। आरुषि ने गहरी सांस ली और घर की तरफ चल दी। थोड़ी देर में घर पहुंची तो देखा बृजमोहन जी जगे पड़े थे और वह सुबह के कमरे में थे। जब आरुषि को बृजमोहन जी देखे तो कहने लगे, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो भींग के, और वह भी इतनी घबराई हुई, क्या हुआ है तुम्हारे साथ आरुषि बेटा। आरुषि अपने डैड के गले लग गई और कहने लगी, डैड कुछ नहीं, बस मैं रात का वक्त था, मैं देख नहीं पाई, अंधेरा था और मैं पानी में गिर गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए और यह लीजिए दवाई, आप खा लीजिए और सो जाइए। इतना सुनकर बृजमोहन जी थोड़ा रिलैक्स हुए और कहने लगे, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखा करो। और वह चेंज करने वॉशरूम में चली जाती है। उसने चेंज किया और ब्लैक लोअर और ब्लू शर्ट पहन ली। फिर बेड पर गिरकर आंख बंद कर ली। आंख बंद करते ही उसे वह सब याद आ गया तो घबरा करके उठ बैठी और खुद से बोली, मैं कैसे बचाऊं उस लड़की को।
मुझे तो यह भी नहीं पता कि उस भूल भुलैया में उस लड़की को कहाँ रखा गया है। मैं कैसे जाऊंगी उस लड़की के पास, मैं कैसे बचाऊंगी? कुछ तो मदद करिए भगवान जी। इतना कहकर वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करती है और यही सब सोचते हुए वह सो जाती है। उधर रणवीर ने ऊंची आवाज़ में कहा, बोलो कहाँ है वह लड़की? मुझे वह लड़की मेरे सामने चाहिए हर हाल में, किसी भी कीमत पर। उसमें से एक आदमी जिसका नाम टिकू था, वह सर झुकाकर बोला, बॉस वह लड़की भाग गई। दरवाजे में शायद उसके कपड़े उलझे होंगे, तो दरवाजे में उसके कपड़े का टुकड़ा मिला है। यह बोलते हुए टीकू की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। टीकू की बात सुनकर रणवीर का गुस्सा तूफान बन गया। रणवीर ने गन निकाली और गोली टीकू के पैर पर चला दिया। एक जोर की चीख के साथ टीकू के मुंह से आह की आवाज़ निकली। वह ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। वहाँ मौजूद सारे लोग डर से कांपने लगे थे। रणवीर चिल्लाकर बोला, कितनी बार बोला है मुझे मनहूस खबरें मत सुनाया करो, वरना बदले में यही सज़ा मिलेगी ना। और तुम विशाल, अगले 2 दिनों के अंदर मुझे वह लड़की चाहिए। मेरे पास कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या नाम है, सब कुछ। और अगर नहीं मिली तो यह टीकू तो जिंदा भी है, शायद यह मौका ना मिले तुम्हें। यह बोलते हुए रणवीर की आंखों में खून उतर आया था। यह पहली बार हुआ था जब रणवीर की दुनिया में आकर कोई वापस गया था। विशाल धीमी मगर कांपते हुए आवाज़ में बोला, हो जाएगा बॉस, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होगी, तो बने रहिए इस स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।